पहले 46 सेकंड की रील बनाई और उसके बाद रैली में जाके बोली लगाई। क्या बीजेपी को अपनी सियासी जमीन थोड़ी कमजोर होती पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रही है? दोस्तों, आज प्रधानमंत्री की पश्चिम बंगाल में 3 रैलियां हैं। आप सोचिए पीएम किस लेवल पर सक्रिय है पश्चिम बंगाल में कि अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले पूर्वी वर्धमान में रैली को संबोधित किया, इसके बाद उनकी जंगीपुर में रैली है और उसके बाद उनकी दक्षिण दिनाजपुर में रैली है। लेकिन इस रैली से पहले पीएम ने एक वीडियो बनाया। वीडियो बड़ा इनफॉर्मल तरीके का था। इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया एक्स पे उन्होंने वीडियो शेयर किया। 40 सेकंड का वीडियो या रील, जो भी आप कह लीजिए। हालांकि पीएम पर कोई रील बनाता है तो मोदी जी उसका अपनी रैलियों में जिक्र करते हैं कि मुझ पर रील बनाते हैं, लेकिन पीएम ने खुद ही रील बनाई। इस रील में पीएम बता रहे थे कि देखिए उनके आसपास कितनी भीड़ है और ये भीड़ ही बंगाल का मिजाज बता रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं बंगाल का मिजाज क्या है। अभी तो 11 साढ़े 11 बजे और मेरी ये आज के दिन की पहली सभा सिर्फ हेलीपैड पर ही हजारों लोग, नौजवान, माताएं, बहनें, ये दृश्य अद्भुत दृश्य है। चलिए, मुझे पब्लिक मीटिंग में लोग वेट कर रहे हैं, मुझे चलना पड़ेगा। धन्यवाद। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री जो भीड़ को देखकर रील बना रहे हैं, अपनी जनसभाओं में भीड़ पर बात कर रहे हैं, उसके पीछे एक वजह है। कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल के हल्दिया में पीएम ने रैली की थी और उस रैली की ये वीडियोस टीएमसी ने शेयर की थी। टीएमसी ने दावा किया था कि मंच से प्रधानमंत्री लगातार बोल रहे थे और नीचे लोग कुर्सियां छोड़ कर जा रहे थे। टीएमसी ने बकायदा ये वीडियो शेयर किया था जिसमें टीएमसी का दावा था कि प्रधानमंत्री की रैली में कुर्सियां खाली हैं। यही हम करना था, इसलिए आज का मैं आज आशीर्वाद मांगने आया। मैं आपके पास मांगने आया, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं साथियों का आशीर्वाद दीजिए। दोस्तों, इसके बाद पीएम ने रैली में बोलियां भी लगवाई हैं। वो कैसे बीजेपी की सियासी जमीन की कमजोरियां बताता है पश्चिम बंगाल में कि पीएम को रील और रैलियों में बोलियां लगानी पड़ रही है, मैं आगे आपको बताऊंगी विश्लेषण करके। लेकिन पहले 46 सेकंड की पीएम की रील देखिए। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि भीड़ थी, पीएम के इर्द गिर्द भी भीड़ थी जब वो हेलीपैड से उतरे, और आज की रैली में भी बहुत ज्यादा भीड़ थी। लेकिन भीड़ की दिक्कत ये है ना दोस्तों कि अब भीड़ से आप मूल्यांकन कैसे करेंगे? भीड़ तो सबकी रैलियों में आ रही है। भीड़ तो ममता बनर्जी के मार्चेस में भी बहुत तगड़ी आती है। इनफैक्ट उनके मार्चेस की भीड़ जो है वो ज्यादा लाइवली होती है, क्योंकि ममता बनर्जी ना बड़ा इन्वॉल्व होती हैं। वो मार्च करती हैं, लोग उनके साथ चलते हैं और वो लोगों से डायरेक्टली मिलती हैं। इनफैक्ट अभिषेक बनर्जी की अगर मैं जनसभाएं देखूं तो उसमें तो इतनी भीड़ है जिसको देखकर कई बार लगता है कि एआई है क्या, जबकि वो एआई नहीं है। तो भीड़ तो पश्चिम बंगाल के तमाम बड़े नेताओं की रैलियों में आ रही है। लेकिन न केवल मोदी को रील बनानी पड़ी, बल्कि वहां पर रैली में बोली भी लगानी पड़ी। दोस्तों, बीजेपी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार की तरह पश्चिम बंगाल में भी महिलाओं को एक मुश्त रकम जो वो अलग अलग योजनाओं के तहत देती है, उसके तहत बीजेपी ने वादा किया 3000 रुपए देने का। इसी को लेकर मोदी जी महिलाओं से तरह बोली लगवा रहे थे। बताइए कितने मिलने वाले हैं? बताइए कितने मिलने वाले हैं? साथियों, मैं खास तौर पर बंगाल की सभी बहनों बेटियों को भरोसा देने आया हूं। बंगाल बीजेपी ने बहनों को हर महीने 3000 रुपया देने का ऐलान किया है। कितना 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 तो पीएम को ऐसा क्यों करना पड़ रहा है और महिला सुरक्षा को लेकर बार बार पीएम अपनी रैलियों में क्यों बोल रहे हैं, ये मैं बताती हूँ। एक्चुअली दोस्तों, होता क्या है, बहुत कम लोगों को ये पता है कि ममता बनर्जी दरअसल बंगाल में वही काम कर रही हैं पिछले काफी लंबे वक्त से जो नीतीश कुमार बिहार में कर रहे हैं। आप कह सकते हैं ममता बनर्जी ना इस वक्त पश्चिम बंगाल की नीतीश कुमार है। ममता बनर्जी की बहुत सारी ऐसी डायरेक्ट बेनिफिट की योजनाएं हैं जो महिलाओं को मिल रही हैं, जैसे दोस्तों लक्ष्मी भंडार योजनाएं, कन्याश्री योजनाएं, द्वारे योजनाएं। ये जो योजनाएं ना बहुत ज्यादा पॉपुलर है पश्चिम बंगाल में। इसीलिए जब मोदी यहाँ पर रैली करते हैं तो उनको बार बार बोलना पड़ता है कि आप डरिए मत, पुरानी कोई योजना हम बंद नहीं करेंगे, ये लोग अफवाह फैला रहे हैं।
टीएमसी वाले अफवाह फैला रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये योजनाएं बहुत पॉपुलर हैं और ये महिला सेंट्रिक योजनाएं हैं। ममता बनर्जी खुद एक महिला है और ममता बनर्जी की खासियत ये है कि उनके आप आसपास देखिएगा कभी सुरक्षाकर्मी भी महिलाएं होती हैं और वो सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट देती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी देखिए बीच चुनाव बकायदा 16, 17, 18 को विशेष सत्र बुलाती है और इस विशेष सत्र में वो महिला आरक्षण बिल पास करने की बात करती है, वही जो 2023 में पास कर चुकी है, उसको संशोधन करने के लिए। क्यों? क्योंकि महिला वोट बैंक जो है वो डेडिकेटेड ममता बनर्जी का वोट बैंक है, उसमें उनका ऑरा शामिल है, उसमें उनकी योजनाएं शामिल हैं। दोस्तों इसीलिए पीएम को रैली में 3000 रुपए का भी जिक्र करना पड़ता है जो बीजेपी वादा कर रही है, लेकिन यह भी कहना पड़ता है कि कैसे महिला सुरक्षा में बीजेपी जो है वो काम करेगी। अच्छा, दिलचस्प ये है कि प्रधानमंत्री यहां पर महिला सुरक्षा को लेकर आश्वस्त करते हैं कि महिलाओं को लेकर हमारी जो पुलिस है वो और जागरूक हो गई अगर सरकार बनती है तो। अच्छा, महिला सुरक्षा को लेकर ममता बनर्जी की सरकार की काफी आलोचना भी होती है, जो कि होनी चाहिए। हर राज्य में दोस्तों महिला सुरक्षा की हमारे देश में क्या हश्र है, क्या हालत है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री दोस्तों जब पश्चिम बंगाल की रैलियों में महिला सुरक्षा का जिक्र करते हैं तो शायद वो भूल जाते हैं कि अमित शाह ने 2021 के यूपी चुनाव के वक्त कहा था कि यूपी में 16 साल की लड़की जो है वो रात को 12 बजे सड़क में गहने लाद कर चल सकती है। लेकिन क्या दिल पे हाथ रख के योगी आदित्यनाथ बता सकते हैं कि क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में इतना राम राज्य आ गया है कि 16 साल की लड़की गहने लाद के रात को 12 बजे यूपी में घूम सकती है? यूपी तो छोड़िए दोस्तों, दिल्ली में नहीं घूम सकती, यूपी तो बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि खाली मैं लफबाजी कर रही हूं, ये 2022 का एनसीआरबी का आंकड़े के तौर पर फ्रंटलाइन ने खबर बनाई है। क्या आप जानते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए हैं वो रजिस्टर हुए हैं 2022 का सरकार का खुद का आंकड़ा बताता है। जिस उत्तर प्रदेश में अमित शाह ने 2021 में कहा था कि रात को 12 बजे 16 साल की जो लड़की है वो गहने लाद कर आराम से बेखौफ जा सकती है, उस उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ क्राइम का ये हाल है। और महिला सुरक्षा के नाम पर तो किसी भी राज्य को आप नंबर 1 नहीं कह सकते। देश की राजधानी दिल्ली में इस तरह की घटनाएं होती हैं दोस्तों। हम दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, हम देखते हैं घड़ी 8 बज गए घर चलो। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि रात को 8 बजे महिलाएं सड़कों पर जाने से डरती हैं। दोस्तों ये बताता है कि राज्य की पुलिस कितनी नाकाम है। दोस्तों इसी आंकड़े में एनसीआरबी का जो फ्रंटलाइन ने छापा है उसमें सबसे नंबर 1 पर जो टॉप में है वो उत्तर प्रदेश है, जहां डबल इंजन सरकार है। दिल्ली का भी इसमें नाम है, इसके अलावा जिन राज्यों का नाम है उसमें बहुतायत राज्य डबल इंजन के हैं। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा एफआईआर यहां दर्ज हुई है 2022 में। महाराष्ट्र डबल इंजन की सरकार है, यहां आपका हाल देख लीजिए। राजस्थान डबल इंजन की सरकार है, उसके बाद पश्चिम बंगाल का नाम आता है तो मैं तो इसकी भी आलोचना करती हूँ। लेकिन आप बहुतायत देखिए, मध्य प्रदेश का नाम इस बीच में आता है। बहुतायत राज्य डबल इंजन के हैं। तो अगर कोई महिला सुरक्षा को लेकर संवेदनशील माहौल क्रिएट करना चाहती है बीजेपी, तो उसको कोई एक राज्य अपना मॉडल स्टेट बनाना चाहिए कि ये राज्य है जहां रात को 12 बजे वाकई में महिला गहने लाद कर रात आराम से जा सकती है। और यकीन मानिए ऐसा कोई भी राज्य नहीं है इस देश में जहां की पुलिस ये दावा कर सकती है। हालांकि दोस्तों प्रधानमंत्री यहां पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लगातार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को कोस रहे थे और बता रहे थे कि व्हाइट पेपर लाने वाले हैं, इसमें 15 साल का भ्रष्टाचार का पूरा हिसाब होगा। हालांकि मध्य प्रदेश को लेकर कुछ खबरें, जब भ्रष्टाचार का मैंने जिक्र सुना पीएम मोदी की रैली में, तो ये देखिए कुछ खबरें मेरे सामने आई। दोस्तों कुछ ज्यादा पुरानी खबर नहीं है ये। मध्य प्रदेश जहां डबल इंजन की सरकार है वहां देख लीजिए किस तरह की गबन और भ्रष्टाचार की खबर आ रही है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर मैं पीएम के दावों को काउंटर करने के लिए नहीं बैठी, वो काम टीएमसी करेगी। लेकिन एक चीज जो मुझे महत्वपूर्ण लगी, मतुआ समाज को लेकर प्रधानमंत्री यहाँ पर आश्वस्त उन्हें करने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों मतुआ समाज के लिए पीएम यहाँ पर बोले हैं कि नाम शूद्र और मतुआ समाज को हम आश्वासन देते हैं कि सीएए के तहत सरकार बनते ही हम आपको नागरिकता देंगे। दोस्तों ये बात तब से बोली जा रही है मतुआ समाज को जब से सीएए लागू हुआ है देश में। मतुआ समाज वो समाज है दोस्तों जो बांग्लादेश से जो हिंदू समाज के लोग पलायन करके आए, वो यहाँ बस गए। और दोस्तों इनका कुछ जिलों में बहुत प्रभाव है। बीजेपी को सीए के बाद से ये लोग वोट देते रहे हैं क्योंकि उनको ये लगा कि सीए के बाद इनको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन एसआईआर में बहुत बड़े लेवल पर इनके नाम कटे। टेलीग्राफ में आज इसको लेकर खबर भी बनी है। दोस्तों मतुआ समाज में एसआईआर को लेकर बहुत नाराजगी क्योंकि उनके वोट कटे। उम्मीद थी कि नागरिकता मिलेगी सीए के तहत, वो तो मिली नहीं और तो और वोट कट गए। अब इन लोगों को डर है कि कहीं इनको डिपोर्ट ना किया जाए। उनको दरअसल यहां पर प्रधानमंत्री आश्वस्त करते हुए दिखाई दे रहे थे। ये बता रहा है कि बीजेपी को ये बात समझ में आ रही है कि जो उसका खांटी वोटर है वहां भी कहीं किसी तरह की नाराजगी हो सकती है जो कि बीजेपी को भारी पड़ेगी। अच्छा ये वही इलाके हैं दोस्तों जहां पर ममता बनर्जी काफी सक्रिय हैं। जब से एसआईआर में इन लोगों के नाम कटे हैं तब से यहाँ टीएमसी ने अपनी पैंठ बढ़ा दी है। और दोस्तों ये वही लोग हैं जिनको
बहुत बड़े लेवल पर राज्य सरकार की अलग अलग योजनाओं का लाभ भी मिलता है। दोस्तों, बंगाल में जो इस वक्त सियासत चल रही है ना, इसमें केवल भीड़ से आप किसी का आकलन नहीं कर सकते। बड़ी गहरी और महीन सियासत चल रही है, योजनाओं के नाम पर, दावों के नाम पर और जाहिर तौर पर रैलियों के नाम पर। तो आप देख ही रहे हैं। आप इसको किस तरह से लेते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।